नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कल हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। कालीबंगा सभ्यता की उत्खनन उसके कहाँ प्राप्त हुई थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। कालीबंगा सभ्यता में से कौन कौन सवाल विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनको हमने आपको बताया था। आज हम अन्य प्रमुख सभ्यताओं की बात करते हैं, जिनमें हम आज बात करेंगे पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बरौर सभ्यता, सौती सभ्यता, थेड़ सभ्यता। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज हम पढ़ते हैं पीलीबंगा सभ्यता। जो पीलीबंगा सभ्यता थी दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता के ही नजदीक प्राप्त हुई थी और एक बार सवाल आया भी था कांस्टेबल में कि कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है। तो ये सभ्यताएं प्राप्त हुई थी हनुमानगढ़ से, और ऑप्शन में गंगानगर जरूर आएगा, आप ध्यान रखना, गंगानगर नहीं है, सही आंसर जो है वह है हनुमानगढ़। तो आज हम बात करते हैं पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि सभ्यताएं शब्द जिसके भी पीछे लग रहा है, हमें 3-4 आयामों को लेकर बात करनी है। सभ्यता कहां प्राप्त हुई है, किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी, इसका कालक्रम क्या है, इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन कौन है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इन्हीं आयामों को ध्यान में रखकर हम अध्ययन करेंगे पीलीबंगा सभ्यता का। तो दोस्तों, पीलीबंगा सभ्यता भी कहां प्राप्त हुई है? पीलीबंगा सभ्यता भी प्राप्त हुई है हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे विकसित होगी? दोस्तों, यह भी विकसित होगी प्राचीन सरस्वती, इसी को कहते हैं द्रस्वती, इसी को कहते हैं घग्गर, इसी को कहते हैं मृत और इसी को कहते हैं नट। इस नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सभ्यता? पीलीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कई बार क्या होता है, यहां से आपको दे देगा और इन नामों को ना दे के वो इस नाम को भी दे सकता है, तो ध्यान रखना। प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी को नट नदी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो सवाल आ रहे हैं उनमें उपनामों को वो ज्यादा तरजीह दे रहा है, वहां से ज्यादा सवाल बना रहा है। तो पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती, द्रस्वती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब देखिए, इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं। यदि इस सभ्यता की हम विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो यहां से आपसे एक सवाल पूछ सकता है। इसकी महत्वपूर्ण 4 विशेषताएं हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम कालीबंगा को पढ़ गए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हिट है, जो टॉपिक, कई बार हम क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं। लेकिन कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम मात्रा में लिखे गए हैं किताबों में, या उनके बारे में व्याख्या कम की गई है, उनको हम इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार वहां से सवाल आ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कालीबंगा पढ़कर गए हैं, लेकिन पीलीबंगा पर हमने ध्यान नहीं दिया, रंगमहल पर हमने ध्यान नहीं दिया, बरौर सभ्यता पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो ऐसा करता है कि कालीबंगा में से सवाल ना पूछकर इन छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में सवाल पूछ लेता है और फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है, कई एग्जामों में हुआ है ऐसा। तो पीलीबंगा सभ्यता की एकदम विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली है, यहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। यहां से हमें क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो पहली विशेषता है पीलीबंगा सभ्यता की कि यहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले? अवशेष। दूसरी विशेषता है, यहां से एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है। यहां से एक विशेष प्रकार का, यहां से एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है। यहां से एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है जो अन्य किसी सभ्यता स्थल में नहीं मिला है। तो एक विशेष प्रकार का घड़ा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? पीलीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगली जो विशेषता है, यहां से हमें बाबा रामदेव की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। बाबा रामदेव की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। बाबा रामदेव की मूर्ति के प्रमाण सुपर इंपॉर्टेंट है। किस सभ्यता से मिले हैं? पीलीबंगा सभ्यता से। इसका मतलब यहां के लोग धार्मिक
उनकी धर्म में रुचि थी, धर्म के बारे में उन्हें ज्ञान था, और बाबा रामदेव जी को या तो अपना आराध्य देव मानते थे, इनकी पूजा करते थे, या इनका मंदिर था। तभी तो हमें यहाँ क्या मिला है, बाबा रामदेव की मूर्ति के प्रमाण। तो रामदेव जी की मूर्ति के प्रमाण जो मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं, पीलीबंगा सभ्यता से। अगली विशेषता है, यहां से पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। यहां से पीपल के वृक्ष के, यहां से पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। यहां से किसके प्रमाण मिले हैं, पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी मिले हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सभ्यता है पीलीबंगा सभ्यता, जिसमें दो चीज तो कॉमन ही है, कालीबंगा के समान ये हनुमानगढ़ में और प्राचीन सरस्वती, द्रजवती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई है। फिर इसकी चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी, यहां से एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, बाबा रामदेव की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, यहां से पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी पीलीबंगा सभ्यता। इसके बाद हम एक अन्य सभ्यता जो भी हनुमानगढ़ में ही विकसित हुई है, और ये भी प्राचीन सरस्वती या द्रजवती नदी के किनारे विकसित हुई है, रंगमहल सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट सभ्यता है। तो अब हम बात करते हैं रंगमहल सभ्यता की। रंगमहल सभ्यता, दोस्तों यदि हम रंगमहल सभ्यता की बात करें तो रंगमहल सभ्यता भी विकसित हुई है हनुमानगढ़ में, और यह सभ्यता भी प्राचीन सरस्वती, द्रजवती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे ही विकसित होगी। ठीक है, फिर हम इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में, इसके कालक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं रंगमहल सभ्यता। इंपॉर्टेंट सभ्यता है रंगमहल, रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता, तो दो महत्वपूर्ण चीज तो वही है। ये कहां मिली है रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता हमें मिली है कहां, हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे मिली है, तो ये हमें मिली है प्राचीन सरस्वती या द्रजवती या घग्गर या मृत या नट, इस नदी के किनारे विकसित हुई है रंगमहल सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं रंगमहल सभ्यता के कालक्रम की। अगली बात है कि रंगमहल सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक निर्धारित किया गया है। तो रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि रंगमहल सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक है, 1000 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के उत्खनन की, कि यहाँ का उत्खनन किसने किया था। तो अगली महत्वपूर्ण चीज है रंगमहल सभ्यता का उत्खनन। दोस्तों रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया गया है 1952 से और 1954 ईस्वी के मध्य। 1952 से 1954 ईस्वी के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। और इसके उत्खनन में मजेदार बात यह है कि रंगमहल का उत्खनन यहां के लोगों द्वारा नहीं किया गया था, जबकि स्वीडन के लोगों द्वारा किया गया था। और यहाँ के एक इतिहासकार थे, विद्वान थे डॉक्टर हन्नारिड। तो रंगमहल सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है वो डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल द्वारा किया गया है। और यही सवाल एक बार पूछ लिया गया है कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ का उत्खनन 1952 से 1954 ईस्वी के मध्य डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में, डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने किया। डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने किया। तो यहां का उत्खनन किसने किया है, डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने किया है। कब से कब तक किया है, 1952 से 1954 के मध्य किसके नेतृत्व में किया है, डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में। और किसके, कहां का दल था, स्वीडन का ये दल था। इंपॉर्टेंट है, यहां का उत्खनन 1952 से 1954 के मध्य डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल द्वारा किया गया है। अब जब यहां का उत्खनन किया गया था तो यहां के उत्खनन में निम्न बातें सामने आई हैं। जैसे जब यहां का दोस्तों उत्खनन किया गया था तो उत्खनन से हमें पता चला था कि जो रंगमहल सभ्यता थी, रंगमहल सभ्यता जो थी ये 3 बार बसी थी और 3 बार उजड़ी थी। मतलब 3 बार विकसित हुई थी और 3 ही बार
किसी प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी कारण से ये उजड़ गई थी। तो उत्खनन से क्या पता चलता है? उत्खनन से पता चलता है कि रंगमहल सभ्यता 3 बार बसी और 3 बार उजड़ी। रंगमहल सभ्यता 3 बार बसी थी और 3 बार उजड़ी थी, जिसका पता किससे चलता है? यहां के उत्खनन से चलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता के उत्खनन में उस सभ्यता के 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। तो वो सभ्यता है कौन सी? रंगमहल सभ्यता। उसके बाद जब इसका उत्खनन किया गया दोस्तों रंगमहल सभ्यता का, तो रंगमहल सभ्यता से सैंधव सभ्यता, यहां से हमें सैंधव सभ्यता, कुषाण काल एवं पूर्व गुप्त काल, कुषाण काल एवं पूर्व गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है ये, अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगमहल सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो अवशेष कहां से समानता रखते हैं? वो अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? वो अवशेष सैंधव सभ्यता के भी हैं, वो अवशेष कुषाण काल के भी हैं और वो अवशेष पूर्व गुप्त काल के भी हैं, गुप्त काल से पहले। तो रंगमहल सभ्यता से कहां के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और पूर्व गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको जब सिक्के पढ़ाए थे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि रंगमहल हनुमानगढ़ से 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कुषाण काल से संबंधित है और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाई थी। तो वही बात यहां आ गई है कि रंगमहल से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? रंगमहल से हमें कुषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और रंगमहल हनुमानगढ़ से हमें 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई थी और ये मुद्राएं किस काल से संबंधित थी? ये मुद्राएं संबंधित थी कुषाण काल से, कुषाण वंश से। तो ये चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इतिहास जो है वो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, सिक्के अभिलेख अब एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक एक टॉपिक तभी हम आपको इसको क्रम से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यदि हमने इसको बीच में से शुरू किया होता या एक दूसरे टॉपिक को इधर उधर से शुरू किया होता तो इनकी चैन नहीं बनती, और जब चैन नहीं बनती तो इतिहास आपको रुचिकर नहीं लगता। जब इतिहास रुचिकर नहीं लगता तो आप उसे आसानी से नहीं पढ़ सकते थे। इस कारण हम इसको पूरे जो सिलेबस है उसको हमने इस प्रकार सेट किया है कि घटनाएं एक के बाद एक ही आए, वो ओवरलैप ना करें। तो यहां से 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त जो किस संबंधित है? कुषाण काल से। तो उत्खनन में 2 महत्वपूर्ण चीजों का पता चला है कि रंगमहल सभ्यता 3 बार बसी थी और 3 बार उजड़ी थी, और यहां से हमें सैंधव सभ्यता, कुषाण काल एवं पूर्व गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती, बृहस्पति, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इसका जो उत्खनन किया गया था दोस्तों, इसका उत्खनन 1952 से 1954 ईस्वी के मध्य एक स्वीडिश दल ने किया था, डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में। उसके बाद यहां के उत्खनन से पता चला है कि यह सभ्यता 3 बार बसी थी और 3 बार उजड़ी थी। उसके बाद पता चला है कि इस सभ्यता से हमें सैंधव सभ्यता कालीन, कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम अन्य विशेषताओं की बात करते हैं रंगमहल सभ्यता की। तो अब हम बात करते हैं विशेषताएं कि यहां उत्खनन में हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हम विशेषताओं की यदि हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंगमहल सभ्यता के मृद भांडों की, कि यहाँ के मृद भांड कैसे थे, उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी या नहीं की गई थी, उन पर कोई चित्र बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। मृद भांड, मृद पात्र, इनको हम कह सकते हैं क्या? बर्तन कह सकते हैं, जो मिट्टी के बनते थे, कुम्हार इनको चाक पर बनाता था। तो विशेषता में सबसे पहले हम बात करते हैं मृद भांड। तो देखिए दोस्तों, जो रंगमहल सभ्यता से मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जो प्रारंभिक मृद भांड थे वो मोटे हुआ करते थे और खुरदुरे हुआ करते थे, उन पर किसी प्रकार की पॉलिश नहीं की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया तो यहाँ का कुंभकार, यहाँ का कुम्हार उनको कपड़े एवं ब्रश की सहायता से चिकना करने लग गया, वह उनको चाक पर बनाने लग गया और उनको पकाना शुरू कर दिया। पकाने के बाद
उन पर वो रंग करना शुरू कर दिया, उसने चमकदार पॉलिश करना शुरू कर दिया। इसी कारण आपको पता होगा कि रंग महल से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। सुपर इंपोर्टेंट है, हर सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो अलग अलग रंग के हैं। तो रंग महल सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो लाल और गुलाबी रंग के हैं। तो हम बात करते हैं मृद भांड की। तो प्रारंभिक मृद भांड जो हुआ करते थे वो कैसे थे? प्रारंभिक मृद भांड, प्रारंभिक मृद भांड मोटे व खुरदुरे थे, मोटे व खुरदुरे थे। तो प्रारंभिक मृद भांड कैसे थे? मोटे व खुरदुरे। लेकिन समय के साथ, लेकिन समय के साथ इनमें अलंकरण बढ़ता गया। लेकिन समय के साथ, लेकिन समय के साथ इनमें अलंकरण बढ़ता गया। लेकिन समय के साथ इनमें क्या बढ़ता गया? अलंकरण बढ़ता गया, अलंकृत होने लग गए। ठीक है, उसके बाद इनको किससे अलंकृत किया गया था? इन मृद भांडों को, इनको कपड़े या ब्रुश, इनको कपड़े या ब्रुश की सहायता से, इनको कपड़े या ब्रुश की सहायता से चिकना किया जाता था। इनको कपड़े या ब्रुश की सहायता से क्या किया जाता था? चिकना किया जाता था। किसकी सहायता से? कपड़े या ब्रुश की सहायता से इनको क्या करते थे? चिकना। और ये किस पर बनाए जाते थे? ये चाक पर बनाए जाते थे, ये चाक पर बनाए जाते थे, ये चाक पर बनाए जाते थे तथा इन्हें पकाया भी जाता था, तथा इन्हें पकाया भी जाता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, इनका रंग कैसा हुआ करता था? तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे, ये लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे, ये लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे। तो ये विशेषता है यहाँ के मृद भांडों की। रंग महल सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो जो प्रारंभिक मृद भांड थे वो कैसे हुआ करते थे? मोटे व खुरदुरे हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ इनमें अलंकरण बढ़ता गया। और इनको कैसे अलंकृत किया गया है? इनको कपड़े या ब्रुश की सहायता से चिकना किया जाता था। ये किस पर बनाए जाते थे? ये चाक पर बनाए जाते थे और इन्हें पकाया भी जाता था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, रंग महल सभ्यता के जो मृद भांड है वो कैसे थे? ये मृद भांड लाल एवं गुलाबी रंग के होते थे। तो ये है यहाँ के मृद भांड। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, और जो अगली विशेषता है वो है मृण मूर्तियां। कि यहाँ की जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई थी, मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी की मूर्तियां, ये जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई थी इनको हम बात करते हैं मृण मूर्तियों के बारे में। मैंने आपको अभी बताया है कि रंग महल से 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कुषाण काल संबंधित है। अब ये फिर यहां का जुड़ेगा। अगर रंग महल राजस्थान में कुषाण वंश से संबंधित सिक्के प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो रंग महल और कुषाण वंश के शासकों के मध्य व्यापारिक आदान प्रदान था, या कुषाण वंश के शासकों ने राजस्थान के रंग महल तक अपनी सत्ता स्थापित की थी। यही कारण हो सकता है, या उनमें व्यापारिक आदान प्रदान था। तो यहां से जो चीज आएगी, जो मृण मूर्तियां हैं, जब राजस्थान में आकर कुषाण वंश के शासक अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, आपको पता होगा कि कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो बौद्ध धर्म में जब मूर्ति कला का विकास हुआ, जब मृण मूर्तियों का विकास हुआ, तो उस समय मूर्ति कला की दो शैलियां प्रसिद्ध थी, मथुरा शैली और गांधार शैली। गांधार शैली का संबंध सीधा सीधा बौद्ध धर्म से था। तो जब कुषाण वंश का शासक कनिष्क बौद्ध धर्म अपना लेगा तो सीधी सी बात है, वो जो मृण मूर्तियां यहां बनवाएगा वो किस शैली से संबंधित बनवाएगा? वो गांधार शैली से संबंधित बनवाएगा। तो यहां जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये मृण मूर्तियां गांधार शैली से संबंधित हैं, ये गांधार शैली से संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? गांधार शैली से संबंधित थी। यह शैली विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं थी, जबकि मथुरा शैली विशुद्ध रूप से भारतीय थी। तो ये जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये किस शैली संबंधित हैं? गांधार शैली से संबंधित थी। अब आपसे पूछ लेगा
कि रंग महल से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो किस शैली से संबंधित है, तो किस शैली से संबंधित है, गांधार शैली से। और यहां से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों, यहां से शिक्षक और शिष्य, शिक्षक एवं शिष्य तथा भिक्षु एवं भिक्षुणी, भिक्षु एवं भिक्षुणी। तो यहां से मृण मूर्तियां किस किस की प्राप्त हुई हैं, एक शिक्षक है और एक शिष्य है तथा एक भिक्षु है और एक भिक्षुणी है। अब भिक्षु और भिक्षुणी कौन होते थे, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे उनमें पुरुषों को तो कहते थे भिक्षु और महिलाओं को कहते थे भिक्षुणी। तो जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो किस शैली की हैं दोस्तों, गांधार शैली की है। और मृण मूर्तियों में क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक शिक्षक और शिष्य की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है और भिक्षु और भिक्षुणी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद हम यहां से बात करते हैं अगली विशेषता की। तो दोस्तों रंग महल सभ्यता में यहां से हमें धातु के उपकरण एवं आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अगली विशेषता है यहां से धातु के उपकरण, यहां से धातु के उपकरण एवं आभूषण, यहां से धातु के उपकरण एवं आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, धातु के उपकरण एवं आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। और धातु के उपकरण और आभूषणों में क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से दोस्तों हमें कांसे का बना बाजूबंद, जो बाजूबंद हम पहनते हैं, हम आभूषणों में विस्तार से बताएंगे आपको कला एवं संस्कृति में। तो कांसे का बना बाजूबंद, कांसे का बना बाजूबंद, अंगूठियां, अंगूठियां, ताबीज, अंगूठियां, ताबीज एवं हत्ते। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है, कांसे का बना बाजूबंद, अंगूठियां, कांसे का बना बाजूबंद, अंगूठियां, ताबीज एवं हत्ते। तो ये यहां से क्या प्राप्त हुए, धातु के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहां तक देखिए रंग महल सभ्यता की जो विशेषता है, सबसे पहले हमने पढ़ा मृद भांड। तो ये जो प्रारंभिक मृद भांड थे वो मोटे और खुरदुरे थे, लेकिन समय के साथ इनमें क्या बढ़ता गया, अलंकरण बढ़ता गया। इनको कपड़े या ब्रश की सहायता से क्या किया गया, चिकना किया गया। ये चाक पर बनाए जाते थे तथा इन्हें पकाया भी जाता था। और ये कैसे रंग के हुआ करते थे, ये लाल एवं गुलाबी रंग के हुआ करते थे। फिर हमने बात की मृण मूर्तियों की। तो मृण मूर्तियों की हमने बात की दोस्तों, यहां से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो गांधार शैली से संबंधित थी। और मृण मूर्तियों में शिक्षक एवं शिष्य तथा भिक्षु एवं भिक्षुणी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हमने बात की यहां से धातु के उपकरण एवं आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कांसे का बना बाजूबंद, अंगूठियां, ताबीज एवं हत्ते मुख्य है। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं। अब देखिए अगली जो विशेषता है दोस्तों, अगली विशेषता की हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग जिस फसल के बारे में जानते थे और जिस फसल को सर्वाधिक मात्रा में बोते थे वो थी चावल। और चावल का ही ये लोग खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ के लोग चावल की खेती, यहाँ के लोग विशेष रूप से, यहाँ के लोग विशेष रूप से, यहाँ के लोग विशेष रूप से चावल की खेती करते थे। यहाँ के लोग विशेष रूप से चावल की खेती करते थे तथा इसी का खाद्यान्न के रूप में, तथा इसी का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे, तथा इसी का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ की जो मुख्य फसल थी, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में चावल की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो रंग महल के लोग विशेष रूप से किसकी खेती करते थे, चावल की खेती करते थे और यही इनकी क्या थी, मुख्य खाद्यान्न फसल थी। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ की जो अगली विशेषता है, हमें यहां से मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहां से मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए।
अब यदि मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हो गए तो यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। जब मैंने आपको कालीबंगा बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से ना तो किसी माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ना किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में हमें पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं मिलती। लेकिन रंग महल से हमें क्या मिला है, यहां से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जब मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, तो यहां जब उत्खनन किया गया था तो उत्खनन में धूप दीप बत्ती, उत्खनन में हमें क्या मिला है, धूप दीप बत्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। और जो धूप दीप बत्ती है ये यहाँ के लोगों की प्रार्थना एवं आराधना के मुख्य साधन थे। ये किसके साधन थे, प्रार्थना एवं आराधना के मुख्य साधन थे। तो यहां से हमें मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं और उत्खनन में हमें धूप दीप बत्ती के साक्ष्य मिले हैं, और ये प्रार्थना एवं आराधना के मुख्य साधन हुआ करते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ के जो लोग थे वो किसकी भक्ति करते थे। जब मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोग देवताओं की भक्ति भी करते थे, उनकी पूजा भी करते थे। तो यहाँ के लोग मातृ देवी शिव, यहाँ के लोग मातृ देवी शिव तथा कृष्ण की भक्ति करते थे। यहाँ के लोग मातृ देवी शिव तथा कृष्ण की भक्ति करते थे। सुपर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कालीबंगा से प्राप्त हमें नहीं हुआ है, जबकि कालीबंगा रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो साक्ष्य हमें कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं या कालीबंगा में प्राप्त नहीं हुए हैं वो अन्य जगह प्राप्त नहीं होंगे या होंगे। ऐसा हो सकता है कि कालीबंगा में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो रंग महल में प्राप्त ना हो, ऐसा हो सकता है कि कालीबंगा में जो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो रंग महल में प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां से सवाल बहुत अच्छा बनाएगा, वो इन दोनों को जोड़कर बना देगा कि कालीबंगा में मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली है, जबकि रंग महल में मातृ देवी की भक्ति की जाती थी। अब आप जब पढ़ के नहीं जाएगा जो बच्चा, वो इसमें दिमाग लगाएगा कि यार रंग महल भी हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा में हनुमानगढ़ में है, तो ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां से हमें बाकायदा मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धूप दीप बत्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्रार्थना और आराधना के मुख्य साधन हुआ करते थे। यहाँ के लोग मातृ देवी शिव तथा कृष्ण की क्या करते थे, भक्ति किया करते थे। उसके बाद यहाँ के लोगों का दोस्तों जो मुख्य कार्य था, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य था नाचना और जुआ खेलना। तो अगली विशेषता है यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य नाचना तथा जुआ खेलना था। यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, नाचना तथा जुआ खेलना। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि रंग महल के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य कार्य था वो ये नाचना था, और ये क्या खेलते थे, जुआ खेलते थे। तो दोस्तों ये थी रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता के बारे में आपको जितने भी इसकी विशेषताएं हैं, यहां इंपॉर्टेंट चीज है इसका उत्खननकर्ता 1952 से 1954 में डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में यहां उत्खनन किया गया है। यह सवाल पूछ लिया गया है। फिर रंग महल सभ्यता से हमें पढ़ना होगा यहाँ के मृत भांडों के बारे में, यहाँ की मृण मूर्तियों के बारे में, यहाँ कौन सी फसल बोई जाती थी, यहाँ मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य क्या था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये सभ्यता, जो ये सभ्यताओं को जो आप इग्नोर कर रहे हो ना, आज का सवाल यहीं से बन रहे हैं। तो ये थी रंग महल सभ्यता। इसके बाद दोस्तों हम अन्य सभ्यता की बात करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो है बरौर सभ्यता। और जो बरौर सभ्यता प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी श्री गंगानगर में। तो हम बात करते हैं बरौर सभ्यता की। इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों बरौर सभ्यता। बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता। और जो बरौर सभ्यता प्राप्त हुई है, ये सभ्यता प्राप्त हुई है श्री गंगानगर। अब देखो दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बरौर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई थी। तो बरौर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई थी, श्री गंगानगर से। कई किताब हैं, कई गाइडें हैं, इनके बारे में बहुत कम लिखती हैं, कई लिखती नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है वो यही है। जब आप किसी दूसरे विद्यार्थी से अलग नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी।
आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करना होगा। 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और अंतिम रूप से 5000 सफल होते हैं दोस्तों। तो जो 5000 बच्चे होते हैं उनकी रणनीति कुछ अलग होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 5000 लोग 14,95,000 लोगों से अलग काम करते हैं और वो यही काम है, वो इन चीजों पर ध्यान देते हैं। बरौर सभ्यता, और बरौर सभ्यता कहां मिलेगी? गंगानगर में मिलेगी दोस्तों। और ये भी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सभ्यता भी प्राचीन सरस्वती, द्रस्वती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसमें दोस्तों कॉमन है दो चीज, एक तो ये कहां प्राप्त हुई है? गंगानगर में। एक ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? प्राचीन सरस्वती, द्रस्वती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के उत्खनन की। तो यदि हम यहाँ के उत्खनन की बात करें तो दोस्तों बरौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया है? तो देखिए 2003 से बरौर सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा है। 2003 से लगातार इस सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा है। तो 2003 से लगातार यह उत्खनन का कार्य चल रहा है। तो जब 2003 से यहां उत्खनन किया जा रहा है दोस्तों, तो उत्खनन में हमें किस बात का पता चल रहा है? तो देखिए उत्खनन में हमें पता चला है कि यहां से प्राचीन मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। यहां से प्राचीन मानव बस्ती, यहां से प्राचीन मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। यहां से किसके प्रमाण मिले हैं? प्राचीन मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। जब यहां उत्खनन किया जा रहा है तो यहां से हमें पता चला है कि यहां कभी ना कभी प्राचीन मानव बस्ती विकसित अवस्था में थी। प्राचीन मानव बस्ती का यहां क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो 2003 से लगातार बरौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जा रहा है और यहां से हमें उत्खनन में प्राचीन मानव बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, यहां से जब उत्खनन किया जा रहा है तो यहां से हमें उत्खनन में हमें प्रागैतिहासिक काल, पूर्व हड़प्पा काल, प्रागैतिहासिक काल, पूर्व हड़प्पा काल एवं विकसित हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया था कि रंग महल सभ्यता, और रंग महल सभ्यता से हमें सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण काल और पूर्व गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार यहां से हमें प्रागैतिहासिक काल, पूर्व हड़प्पा काल और विकसित हड़प्पा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, अब यह शब्द आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। अगर यह शब्द आपके लिए अब भी नया है तो इसका मतलब है कि आपने सभ्यताओं का जो सामान्य परिचय था, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का जो सामान्य परिचय हमने पढ़ाया था, इसका मतलब आपने उसको पढ़ा नहीं है। इसीलिए हमने सभ्यता शुरू करने से पहले उनका आधार तैयार किया था और आधार के रूप में हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल किस प्रकार चले थे, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह युग किस प्रकार आया था, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल किस प्रकार आया था, मानव ने इन कालों में अपना विकास कैसे किया था, एक काल से दूसरे काल में मानव ने कौन कौन से परिवर्तन किए थे, ये हमने सारे आपको बता दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आगे काम आएंगी, तो अभी हमें काम आती जा रही हैं। तो बरौर सभ्यता से हमें प्रागैतिहासिक काल, पूर्व हड़प्पा काल और विकसित हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो अगली जो विशेषता है बरौर सभ्यता की, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो बरौर सभ्यता में जो मृद भांडों बनाए गए थे, जिन मृद भांडों का यहां प्रयोग किया गया था, उन मृद भांडों को बनाने में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। अब काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अन्य किसी भी पुरातात्विक स्थल से, अन्य किसी भी सभ्यता स्थल से आपको काली मिट्टी के मृद भांड नहीं मिलेंगे, जो केवल और केवल कहां मिलेंगे? बरौर सभ्यता में मिलेंगे। तो यहां मृद भांडों के निर्माण में, यहां मृद भांडों के निर्माण में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया। यहां मृद भांडों के निर्माण में
काली मिट्टी का प्रयोग किया गया, जिसके साक्ष्य किया गया, जिसके साक्ष्य अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं मिलते, जिसके साक्ष्य अन्य किसी पुरातात्विक स्थल, जिसके साक्ष्य अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं मिलते। तो इंपॉर्टेंट है, यहां मृद भांडों में कैसी मिट्टी का प्रयोग किया गया है? काली मिट्टी का, और इसके साक्ष्य में अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं मिलते। यही एकमात्र स्थल ऐसा है जहां मृद भांडों के निर्माण में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। तो यदि हम अगली विशेषता की बात करें तो हमें बरौर सभ्यता से जो अगला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहां से दोस्तों, यहां से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का बना लिया गया क्या? मृद भांड। अब जो साक्ष्य प्राप्त होगा कि इन मृद भांडों पर चमकदार पॉलिश की गई थी या नहीं की गई थी, इन मृद भांडों को पकाया गया था या नहीं पकाया गया था। दोस्तों देखिए, जब यहां से काली मिट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो सीधी सी बात है, इन मृद भांडों का रंग कैसा हुआ करता होगा? इनका रंग काला हुआ करता होगा। और जब ये सभ्यता श्रीगंगानगर से मिली है तो यहाँ का जो कुंभकार था, यहाँ का जो कुम्हार था, वो इन पर चमकदार पॉलिश भी किया करता था। उसके बाद यहां से हमें जो अगली विशेषता है दोस्तों, यहां से हमें बटन के आकार की मोहरें, यहां से हमें बटन के आकार की मोहरें, यहां से हमें बटन के आकार की मोहरें एवं सैल खड़ी के, एवं ये मिट्टी के समान होता है, चीनी मिट्टी के समान, एवं सैल खड़ी के लगभग, एवं सैल खड़ी के लगभग 8000 मन के, सैल खड़ी के लगभग 8000 मन के प्राप्त हुए हैं। अब देखो, यहां का व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में है। सीधी सी बात है कि यहां से हमें बटन के आकार की तो क्या मिली हैं? मोहरें मिली हैं, और सैल खड़ी के कितने मन के मिले हैं? लगभग 8000 मन के प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बरौर सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, ये कैसी अर्थव्यवस्था थी? उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहां से जो अर्थव्यवस्था मिली है वो अर्थव्यवस्था कैसी थी? उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? बरौर सभ्यता से। जिसका पता किससे चलता है? उसका पता चलता है कि यहां से हमें बटन के आकार की मोहरें मिली हैं और सैल खड़ी के लगभग 8000 मन के प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहां की जो अर्थव्यवस्था थी ये उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद अगली विशेषता है दोस्तों, यहां मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। मकान निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और यहां से हमें सुनियोजित नगर विन्यास के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यह सभ्यता भी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? सुनियोजित नगर विन्यास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये थी एक इंपॉर्टेंट सभ्यता, बरौर सभ्यता। बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में प्राचीन सरस्वती, द्रष्टवती, गग्गर या अमृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद यहां से 2003 से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमें यहाँ प्राचीन मानव बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। यहां से हमें प्रागैतिहासिक काल, पूर्व हड़प्पा काल और विकसित हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ के जो मृद भांड थे उनके निर्माण में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया, जो हमें अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं मिलता है। यहां से हमें बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं और सैल खड़ी के लगभग 8000 मन के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बेस्ड थी इंडस्ट्री पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी यहाँ की। यहां से हमें मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है और सुनियोजित नगर विन्यास के साक्ष्य मिले हैं बरौर सभ्यता से। इसके बाद दोस्तों हम अगली सभ्यता की बात करते हैं और वो है सौंथी सभ्यता। दोस्तों सौंथी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो सौंथी सभ्यता है ये सभ्यता हमें मिली है बीकानेर में। कई किताबों में आपको हनुमानगढ़ भी मिलेगा दोस्तों, जो सही नहीं है, उसको मान नहीं किया जाएगा। तो सौंथी जो सभ्यता है, अगली हम बात करते हैं, एक सभ्यता है सौंथी सभ्यता। सौंथी सभ्यता, और सौंथी सभ्यता हमें मिली है कहां? बीकानेर में।
देखिए दोस्तों, कई किताबों में इसको हनुमानगढ़ दिया गया है। हनुमानगढ़ देने का कारण यह है कि सोती सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था, इसका जब उत्खनन किया जा रहा है तो यहां से हमें कालीबंगा सभ्यता के समान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता के समान साक्ष्य। यहां से हमें कालीबंगा सभ्यता के समान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस कारण सोती सभ्यता को कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम। सुपर इंपोर्टेंट है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है सोती सभ्यता को। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा के समान है। सोती सभ्यता कहां प्राप्त हुई है? सोती सभ्यता प्राप्त हुई है बीकानेर में। उसके बाद दोस्तों अगली सभ्यता है थेहड़ सभ्यता। अगली सभ्यता है थेहड़ सभ्यता। और थेहड़ सभ्यता के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यह सभ्यता कहां मिली है? यह सभ्यता मिली है हनुमानगढ़ में। तो थेहड़ सभ्यता मिली है हनुमानगढ़ में, सोती सभ्यता मिली है बीकानेर में, बरौर सभ्यता मिली है श्री गंगानगर में। अब देखो, ये जितनी भी सभ्यताएं थी गंगानगर और हनुमानगढ़ की, इनका अध्ययन हमने आपको करा दिया है। अब वो यहां से ऐसे भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों, इधर वो लिख देगा सूची फर्स्ट और इधर लिख देगा वो सूची सेकंड। और इसी प्रकार के सवाल, इसी प्रकृति के सवाल आजकल अधिक आ रहे हैं। यहां वो 4 सभ्यताओं का नाम दे देगा आपको। यहां वो 4 सभ्यताओं का नाम दे देगा। पहले नंबर पर दे देगा बरौर, दूसरे पर दे देगा सोथी, तीसरे पर दे देगा दोस्तों थेहड़ और चौथे पर दे देगा आपके लिए पीलीबंगा। ये दे दिया। इधर ये कहां प्राप्त हुई थी वो नाम दे देगा दोस्तों। इधर वो लिख देगा हनुमानगढ़, इधर लिख देगा वो बीकानेर, इधर लिख देगा श्री गंगानगर, इधर लिख देगा वो हनुमानगढ़। और अब आपसे कहेगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, जब ये सवाल आएगा तो इसका आपको पता हो सकता है कि पीलीबंगा कहां मिली है? हनुमानगढ़ मिली है। लेकिन समस्या यहां उत्पन्न होती है। तो ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इनके बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि ये सभ्यता मिली कहां है। तो बरौर, सोती, थेहड़। दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बरौर सभ्यता, थेहड़ सभ्यता और सोती सभ्यता के बारे में बताया। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको राजस्थान की अन्य प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कराएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।